नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। स्वदेश खबर की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। आज मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, किन शेयरों में बढ़त देखने को मिली, कहां निराशा रही, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अंश। तो 2 हफ्ते के बाद निफ्टी अच्छे से हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर चार्ट पे भी देखा जाए तो पिछले कई सेशन से निफ्टी एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे की तरफ 24,000 तो ऊपर की तरफ अराउंड 24,450 470 के अराउंड के लेवल पे। और हमें दिख रहा है कि अब निफ्टी वहां से थोड़ा सा स्लाइड ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। इसके साथ साथ अगर हम सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी IT आज के टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पर नजर आ रहा है इस हफ्ते के लिए, और इसके टॉप गेनर्स में हमें एम्फेसिस और L&T नजर आता है। निफ्टी IT इंडेक्स ने भी 2 हफ्ते की लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक करके हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इस हफ्ते का जो मूव था वो पिछले 10 हफ्ते का सबसे बड़ा मूव भी था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। निफ्टी रियल्टी का 3 हफ्ते का लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक करके हरे निशान में बंद हुआ, तो निफ्टी ऑटो का 2 हफ्ते की लगातार बिकवाली को ब्रेक करके अभी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन चार्ट पे देखा जाए तो 100 EMA पे काफ़ी अच्छा बाउंस लेता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव नजर आता है निफ्टी बैंक के लिए। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी PSU बैंक हमें टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है इस हफ्ते के लिए। साथ ही साथ ये चौथा हफ्ता है जब हमें लगातार इसमें बिकवाली नजर आ रही है, तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। दूसरी इंडेक्सेस की बात की जाए तो निफ्टी मेटल का तीसरा हफ्ता था लगातार बिकवाली का, तो निफ्टी एनर्जी का दूसरा हफ्ता था लगातार बिकवाली का। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स मार्केट रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक काफ़ी पॉजिटिवली हमें बंद होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। धन्यवाद अंश। बाजार में जो आज की तेजी दिखी, तूफानी तेजी के पीछे जो ग्लोबल फैक्टर्स थे उनका भी बड़ा योगदान रहा। ग्लोबल क्यूज ने भी आज भारतीय बाजारों को प्रभावित किया। तो क्या ग्लोबल फैक्टर थे, इसका एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तम। अभिषेक, बताइए ग्लोबल फैक्टर ने आज मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस किया? तौर पर देखिए, ग्लोबल सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त को दुनिया भर के बाजार भरभरा कर गिरे थे, और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका में जो जॉब रिपोर्ट आए थे उसके बाद मंदी की आशंका वहां पर जताई जा रही थी। उससे चलते अमेरिकी बाजार गिरे थे। जापान के बाजार की बात करें तो बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में सरप्राइज हाइक की थी, और उसके चलते येन के कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी। उसके बाद जापान के बाजार टूटे, और इसकी गिरफ्त में पूरी दुनिया भर के बाजार हो, चाहे वो कोरिया के बाजार हो, चाहे हांगकांग के बाजार हो, या फिर भारत के बाजार हो। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसे कुछ आर्थिक आंकड़े आए हैं अमेरिका में, जहां पर हम देख रहे हैं कि उससे सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है, और जो मंदी की आशंकाएं जताई जा रही थी काफी हद तक अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो चीजें पीछे छूट जाएं। आप देखिए, अमेरिका में जो आर्थिक आंकड़े आए हैं, CPI महंगाई दर घटकर 2.9% पर आ गई, यानी कि रिटेल महंगाई दर ये है। इसके अलावा रिटेल बिक्री की बात करें तो वहां पर 1% के आसपास की बढ़त आई है, जबकि अनुमान था 0.4% बढ़ने का। तो रिटेल बिक्री का बढ़ना और महंगाई दर का कम होना, ये अब संकेत दे रहा है कि शायद चीजें वहां पर उतनी खराब नहीं है जिसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। एक और चीज, जापान में जो निकेई में हमने भारी गिरावट देखी थी, लेकिन अगर आप 5 अगस्त के निचले स्तरों से देखेंगी तो बाजार करीब करीब 20% ऊपर आकर कारोबार कर रहे हैं। तो वहां से भी हम कह रहे हैं कि संकेत अब थोड़े से ठीक होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर ओवरहैंग था, थोड़ी चिंताएं थी कि अच्छा क्या होगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में जो टसल की खबरें आ रही थी, और ये कहा जा रहा था कि शायद ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है, इसको लेकर बाजार में चिंताएं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां से कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है, एस्केलेशन को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो माना जा रहा है कि चीजें वहां पर उतनी खराब नहीं है, चीजें शायद हो सकता है कि नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ें। तो वहां से भी संकेत थोड़े से ठीक ठाक दिख रहे हैं। इन सब चीजों के चलते ग्लोबल बाजारों में रिकवरी भी आई है, और पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजार समेत बाकी बाजार भी, दुनिया भर के बाजार रिकवर कर रहे थे। लेकिन अमेरिका में ये जो 2 आंकड़े आए हैं, इन्होंने ये डर को काफी ज्यादा कम किया है, मंदी वाले डर को काफी कम किया है। हालांकि एक ट्रिगर चीन से भी आया है। चाइना में क्या है कि वहां पर जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी उसको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.3 से घटकर जुलाई में 5.1% हो गया है। और एक और आंकड़ा वहां थोड़ा सा निराश करने वाला वो ये है कि बेरोजगारी दर में बढ़त देखने को मिली है, और बेरोजगारी दर की जो दर है वो 5 महीने में सबसे ज्यादा है, 5.2% पर पहुंच गई बेरोजगारी की दर।
तो ये एक टेंशन वाली बात है, लेकिन निश्चित तौर पर ये हमारे लिए अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि फंड फ्लोज अभी जो मूव कर रहे थे भारत के बाहर, एफआईएस की बिकवाली चल रही थी, शायद ये हो सकता है कि एफआईएस फिर से भारत में लौटे। लेकिन निश्चित तौर पर ग्लोबल बाजारों में रिकवरी हो रही है और इसमें आईटी शेयरों की रिकवरी काफी ज्यादा है। अगर आप भारत में भी अगर आप आईटी शेयरों को देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में आईटी का जो इंडेक्स है करीब 5.25% वो चल चुका है। अगर हम दुनिया भर के इंडेक्स की बात करें तो उसमें निकाई लोअर लेवल से यानी कि 5 अगस्त से 20% की रिकवरी दिखा चुका है। अगर आप कोस्पी को यानी कि कोरिया के बाजार को देखेंगे तो 10.5% के आसपास की रिकवरी है। अमेरिका में नेस्डेक लोअर लेवल से 8.5% रिकवर हो चुका है, जिसमें कि आईटी का वेट ही ज्यादा है, इंडस्ट्रियल का वेटेज ज्यादा है। डाउ जोन्स में वहां पर करीब 4.5-5% के आसपास से रिकवरी है और उतनी ही रिकवरी हम देखने की हैंगसेंग में भी है। तो दुनिया भर के बाजार में रिकवरी आ रही है और निश्चित तौर पर जो आर्थिक आंकड़े अमेरिका में आए हैं उन्होंने मूड को बेहतर करने का काम किया है और डर को कम करने का काम किया है। धन्यवाद अभिषेक के विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से ग्लोबल क्यूज है जो विदेशी बाजारों का जो असर दिखा आज की तेजी में। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 5 के पंच की, जो स्पेशल सेगमेंट है 5 का पंच, जहां पर हम आपको बताते हैं कि खबरों के दम पर किन 5 शेयरों में सुपर एक्शन देखने को मिला, और ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे मैं 5 अहम थीम्स लेके आता हूँ जहाँ पे एक्शन देखने मिला है। कुछ न्यूज़ के बदले हो सकते हैं, कुछ अर्निंग्स के बदले या कुछ वॉल्यूम्स के बदले भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो फार्मा स्टॉक्स में फोकस रहेगा, स्पेशली मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। अब ये कंपनीज़ कौन से हैं? ये कंपनीज़ इंक्लूड करते हैं आपके पॉलीमेडिक्योर, इंडीजीन और टार्सन्स प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव खबर आई है 18 हाउस स्वदेश में, कि गवर्नमेंट जो है एक नई स्कीम अनाउंस कर सकती है मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसके लिए ऑलरेडी एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गया है। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स को जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स था आईटी स्टॉक्स, एम्फेसिस, एलटीटीएस, विप्रो, सारे आईटी स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने मिली। वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल इंडेक्स गेनर भी आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स था, जहाँ पे जो ग्रोथ है 2.5% के ऊपर देखने मिला है। ऑफकोर्स ग्लोबल इंडेक्सेस को ट्रैक करें तो नास्डाक और ये सारे ग्लोबल आईटी इंडेक्स काउंटर्स में जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि आपका तो ओवरऑल थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन था। और इम्पॉर्टेंटली जो पैरामीटर्स होते हैं आपके यूएस मार्केट्स के, वो भी जो है बहुत एक इम्प्रूविंग सिग्नल्स दे रहे हैं, तो उसका ऑफकोर्स रब ऑफ इफेक्ट जो है ग्लोबल आईटी इंडेक्सेस में भी पड़ा। तीसरा स्टॉक रहेगा ओला इलेक्ट्रिक। यहाँ पे भी स्टॉक जो है लगभग 20% के अपर सर्किट पे थी। और HSBC का रिपोर्ट आया था ओला इलेक्ट्रिक में, इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है 140 रुपीज़ पर शेयर। Q1 नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग आए थे, कमेंट्री स्ट्रॉन्ग था और 2-3 अहम लॉन्चेस भी उन्होंने मोटरसाइकिल सेगमेंट में किए थे। ये था आपका इंडिपेंडेंस डे के हॉलीडे टाइम पे। ईवी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि वित्त साल 2027 या 28 में जो है गिर सकती है, कंपनी कह रहे हैं। और आई स्कूटर जो होते हैं नॉर्मल कंबशन इंजन वाले स्कूटर, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें बैरियर्स जो है कभी कभी जो है वो गिर सकता है, क्योंकि ओला की जो बैटरी है वो वेंचर एक सक्सेस हो सकता है, ये HSBC का कहना है। एंड ऑफकोर्स ओला इलेक्ट्रिक IPO प्राइस 76 रुपीज़ पर शेयर था और वो ऑलमोस्ट अब डबल होने के कगार पे है। सुप्रदीप इंजीनियरिंग स्टॉक पे बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली, Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और ओवरऑल मार्जिन में भी 124 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। बोर्ड ने 113 करोड़ का लगभग शेयर बायबैक का अप्रूवल दिया है। शेयर बायबैक प्राइस जो है 750 रुपये प्रति शेयर है और ये टेंडर ऑफर के ज़रिए जो है आएगा। हमारा 5वां स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे भारी करेक्शन देखने मिली। 2 अहम न्यूज़ फ्लो आया है। सबसे पहले फ्राइडे को जो है OFS नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए खुल गया है। ये टोटल OFS साइज़ बढ़ा दिया गया है, पहले जो था 2.8% था, अब वो बढ़ के 3.3% हो गया है। OFS प्राइस याद रखिए 486 रुपीज़ पर शेयर है। और इसके अलावा 20 अगस्त को कंपनी अपनी दूसरी इंटरिम डिविडेंड के बारे में विचार करेगी और एजेंसी से पता चल रहा है कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को मिल सकते हैं। तो ये 5 अहम स्टॉक्स हैं जो आपके 5 के पंच में लिस्ट में शामिल होते हैं। धन्यवाद शरद विस्तार से बताने के लिए आज के 5 स्टॉक जहां पर एक्शन देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आज जो बाजार की रफ्तार में सबसे ज़्यादा योगदान था वो आईटी शेयरों का रहा था। आईटी शेयरों में चमक क्यों रही, क्या वजह रही आईटी शेयरों में एक्शन रहने की, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। तो देखिए काफ़ी सारी वजह है जिसकी वजह से आप देख सकें पिछले कुछ दिनों में आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मार्केट थोड़े वॉलेटाइल है लेकिन लगातार 5 दिनों से अगर आप देखेंगे
तो आईटी स्टॉक्स एक तरफा तेजी दिखा रहे हैं। क्या मिड कैप्स और अब तो लार्ज कैप्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। आप देखिए पिछले 5 दिनों में करीब 5-5.5% के आसपास की तेजी जो है वो आईटी इंडेक्स में देखने मिली है। आज भी काफ़ी सारे आईटी स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले मार्केट या फिर आईटी सेक्टर की हालत ख़राब थी और अब सुधर गया? तो देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ये जो तेज़ी है आईटी स्टॉक्स में वो इंपोर्टेड तेज़ी है। नो डाउट इंपोर्टेड तेज़ी है, लेकिन क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजारों में सबसे ज़्यादा पड़ता है। आप देखिए इसके पहले यूएस में जो आंकड़े आ रहे थे वो काफ़ी हद तक कमज़ोर थे। इसके लिए माना जा रहा था कि शायद आपको एक मंदी की सिचुएशन जो है यानी कि रिसेशन जो है वो यूएस में देखने मिलेगा। और जाहिर सी बात है अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आईटी काउंटर्स पे पड़ता है, क्योंकि आईटी कंपनियों की ज़्यादा रेवेन्यूज जो है वो यूएस के मार्केट से आती है। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है, यूएस के मार्केट्स में जो आंकड़े आ रहे हैं वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। आप देखिए जो आर्थिक आंकड़े आए हैं उन्होंने अब मंदी का डर जो था वो दूर कर दिया है। खासकर आपने रिटेल बिक्री के आंकड़े देखे जो आए हैं 1-2 दिन पहले, वहाँ किस तरह की बढ़ोतरी देखने मिली। वीकली जॉबलेस क्लेम जो है इकोनॉमिस्ट अनुमान लगा रहे थे 2,35,000 के आसपास होगा, 2,27,000 के आसपास वो आया, यानी कि वो भी जो है वो अनुमान से काफ़ी कम यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो आर्थिक आंकड़े अब निकल के आ रहे हैं वो आपका जो डर था पहले कि रिसेशन आ जाएगा उसको दूर कर रहा है। और इसके लिए आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में खासकर नैस्डैक में आप देखिए पिछले कुछ समय में निचले 100 से 8-8.5% के आसपास की गेंद जो है वो नैस्डैक में देखने मिले। और कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन जो है आपको हमारे इंडियन आईटी काउंटर्स में भी देखने मिल रहा है, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। शुरुआत की थी मिड कैप काउंटर्स ने, लेकिन अब लार्ज कैप काउंटर्स भी साथ ही साथ चल पड़े हैं। टेक महीनों को देखिए 5 दिनों में 10%, एचसीएल टेक करीब 8-8.5%, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये दिग्गज है जिनमें आपको इस तरह की रैली देखने मिली है। धन्यवाद वरुण, विस्तार से बताने के लिए। आईटी शेयरों में जो आज एक्शन देखने को मिला उसके पीछे क्या वजह रही। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओला की, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर की। ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है टॉप गियर में रफ्तार भर रहा है। लिस्टिंग के बाद से शेयर में करीब 70% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। तेजी की क्या वजह है ये बताने के लिए हमारे साथ शरद एक बार फिर जुड़े हैं। अब शरद बता रहे कि ओला के अंदर जो मोमेंटम है वो क्यों बना हुआ है। जी बिल्कुल, जो शुरुआत हुई है ओला इलेक्ट्रिक की आप कह सकते हैं एकदम 5th गियर पे जो है स्टार्ट हुई है शेयर की प्राइसिंग, और ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक मैं बात करूंगा आपके जो है ब्रोकिंग हाउसेस का क्या व्यू पॉइंट रहा है ना। उसको एचएसबीसी के जो है खरीदारी की राय आई है, उसके साथ उन्होंने अपनी कवरेज की शुरुआत की है। अब इस पे जो लक्ष्य है 140 रुपीज़ पर शेयर का रखा है, यानी कि आप कह सकते हैं बुधवार के बंद के भाव से 26% ऊपर का। ऑफकोर्स आज दिन के ट्रेड में हमने देखा कि स्टॉक जो है लगभग 20% का सर्किट छू चुका है। रेगुलेटरी सपोर्ट के साथ चलते आगे जाते हुए ओला में निवेश की लायक बन सकती है, ये एचएसबीसी की राय है। वही खर्च घटने की भी उम्मीद है, जो ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो कम हो सकती हैं। और बैटरी वेंचर का जो रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी भी करंट लेवल्स पे सही है। वित्त साल 2028 के लेकर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग खर्च में जो है तेज़ी गिरावट भी देखने मिल सकती है। जिस तरह स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है वैसे कॉस्ट कम होती है, ये कहना है एचएसबीसी का। ओला को लेकर एचएसबीसी की हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं। अगर हमने अच्छे पॉइंट्स बताए तो चिंताएं भी बताते हैं। भारत के बाज़ार में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पैठ अभी भी धीमी है, ये ऑफकोर्स जो है आगे जाते हुए इम्प्रूव कर सकती है, एनालिस्ट का मानना है। कंपटीशन ज़्यादा है और रेगुलेटरी सपोर्ट को लेकर एक अनिश्चितता है, एक अनसर्टेनिटी है जिस पे जो है फोकस रहेगा। और पहली तिमाही के जो घाटा है वो हालांकि बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 374 करोड़ का लॉस रखा गया है। लेकिन कुछ पॉजिटिव फिगर्स भी हैं। ऑफकोर्स उन्होंने Q1 नंबर्स बताए, लॉन्चेस किए 15 अगस्त में, एंड ओवरऑल ब्रोकरेजेस का भी जो बुलिश नज़रिया है। तो 76 रुपीज़ में आईपीओ के भाव से शेयर में भी 75% से ज़्यादा का ज़ोरदार उछाल देखने मिल रहा है। पहले तिमाही की आय देखें तो 32% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इनकी टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी हुई है। और जून तिमाही में जो ईवी 2 व्हीलर की बिक्री हुई है उसमें ओला का 49% हिस्सा है। मार्केट शेयर भी इनका जो है दमदार है। और इसके अलावा जो है 3 अहम लॉन्चेज आए हैं। और यहाँ पे देखें तो रोडस्टर के ज़रिए जो है इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल के उतारे हैं इन्होंने अपने बहुत सारे वेरिएंट्स। देखा जाए तो रोडस्टर सीरीज़ की तहत कंपनी में 3 बाइक लॉन्च किए गए हैं 15 अगस्त को। और इनके जो बाइक की कीमत है वो रेंज करते हैं 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक। तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए ओला ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अपने आईपीओ प्राइस से, तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है समझने को।
धन्यवाद शरद, विस्तार से ओला से जुड़ी हुई खबर बताने के लिए कि ओला में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। करीब 70% चल चुका है आईपीओ के बाद। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन आपको बताएंगे फार्मा सेक्रेटरी के साथ। जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर। सरकार मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जल्द नई स्कीम का ऐलान करने जा रही है। ईडी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में फार्मा सेक्रेटरी अवनीश चावला ने कहा कि स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। आइए आपको ये पूरी बातचीत सुनाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय फार्मा सेक्रेटरी हैं सर। ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल पीएलआई स्कीम से होगा। गवर्नमेंट ने कुछ पीएलआई स्कीम फार्मा सेक्टर के लिए घोषणा की है और उसके हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखे हैं ऑन ग्राउंड। मेरे दो सवाल हैं। एक, एक्चुअल स्टेटस इस वक्त क्या है, और दूसरा एपीआई कैटेगरी की जहाँ तक बात करें, एक प्रपोजल था जिसमें आप एपीआई के लिए पीएलआई स्कीम पार्ट 2 की भी घोषणा करने वाले थे, जिस पर चर्चा चल रही थी, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने फार्मा और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में 3 पीएलआई स्कीम्स को लागू किया है और इसमें से सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे कठिन बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस की पीएलआई योजनाएं थी। और अब हमें बताकर यह बहुत खुशी हो रही है कि ये दोनों योजनाएं बहुत सफल रही हैं। इन्होंने आशा से बेहतर परफॉर्म किया है और 25 बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन योजनाओं के अंतर्गत भारत में स्थापित हुए हैं और ये या तो बल्क ड्रग्स बना रहे हैं या ऐसे मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं जो सब पहले भारत में पूर्णतः इंपोर्ट या आयात होते थे। और इनको देखने से बहुत से ऐसे प्लांट्स को मैंने स्वयं जाकर देखा है, बहुत उत्साहवर्धक हैं और इनसे हाई क्वालिटी मेडिसिन्स, हाई क्वालिटी डिवाइसेस ना केवल देश में सप्लाई हो रहे हैं बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी प्रारंभ हुआ है। उसमें एक सवाल ये है कि चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, खासकर एपीआई इंपोर्ट की बात करें, 80% से ज़्यादा है। तो अब जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं तो क्या टारगेट है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी कम हो जाएगी? समय आ गया है कि हम ये स्टीरियोटाइप्स को उठाकर फेंक दें। गत वर्ष, पिछला जो क्लोजिंग वर्ष है, उसमें हमने जितनी बल्क ड्रग्स इंपोर्ट की उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट की। ये पहली बार हुआ है और यह पीएलआई स्कीम की बहुत बड़ी सफलता। तो ये फार्मा सेक्रेटरी को सुन रहे थे कि किस तरह से सरकार का फोकस बढ़ रहा है फार्मा सेक्टर के ऊपर। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी 3 फेज़ में वोट डाले जाएंगे। राज्य में करीब 10 साल बाद जो है विधानसभा चुनाव हो रहा है। वही हरियाणा में 1 फेज़ में मतदान होगा, 1 अक्टूबर को मतदान होगा और दोनों राज्यों में जो चुनाव होंगे उनके जो नतीजे हैं वो 4 अक्टूबर को आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और त्योहारों की वजह से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बाद में कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया, 3 फेजेज में चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तारीखों के ऐलान के बाद वहां के राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के
तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ की गई बर्बरता को लेकर। डॉक्टर्स का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और पंजाब के जालंधर में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। यही नहीं, राजस्थान, यूपी के गोरखपुर समेत शहर शहर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन दिखा है। दिल्ली एम्स और भोपाल एम्स सहित देश के कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हो गई है। वही घटना के खिलाफ आईएमए ने पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल यानी 17 अगस्त से पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। 17 अगस्त से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक अस्पतालों में गैर जरूरी सेवाएं बंद रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं का हड़ताल से दूर रखा गया है। वही देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। अब मेडिकल संस्थानों को हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी। मंत्रालय ने यह फैसला कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले और वहां हुई हिंसा के बाद लिया है। वही कोलकाता में सीबीआई की जो टीम है वो क्राइम सीन पर 3D लेजर स्कैनर लेकर पहुंची है। इससे डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जिससे हादसे के वक्त कितने लोग मौजूद थे ये पता लगाने में मदद मिलेगी। कोलकाता से लेटेस्ट अपडेट लेकर जुड़ी है हमारी सहयोगी, जो हमारे साथ जुड़े हैं मोहित ओम। बताएं मोहित। सीबीआई की स्पेशल टीम इस वक्त सीजो कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। उनके सीनियर अधिकारी इस वक्त टीम में मौजूद हैं। करीब 6 लोगों की टीम जो थोड़ी देर पहले सीजो कॉम्प्लेक्स पहुंची थी और अब यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टीम है वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। इस टीम के साथ प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्स दी गई है। सीआरपीएफ के जवान दिए गए हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई घटना ना घटे, जांच के दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो, जिसके मद्देनजर सुरक्षा भी इस टीम के साथ प्रॉपर दी गई है। और अब फिलहाल यहाँ पर अब टीम आपको बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, जहां पे आला अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। करीब 6 सदस्यीय टीम है और ये टीम कुछ देर पहले यहां पहुंची थी। फिलहाल इस मामले में सीबीआई की जांच लगातार तेज है। लगातार सीबीआई की टीम जो है वो अलग अलग एंगलों पे जांच कर रही है। अब ये टीम किस जगह पे जाएगी ये अभी देखना है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की टीम जांच कर रही है उससे ये तय है कि अलग अलग एंगल, अलग अलग लोकेशनों पर टीम जा रही है। कल जिस तरीके से आरजीकर हॉस्पिटल में टीम पहुंची थी, उसके बाद जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। फिलहाल अब यहाँ से टीम निकलती हुई नजर आ रही है और उनके साथ एक सिक्योरिटी फोर्स, बड़ी सिक्योरिटी फोर्स भी साथ में दिख रही है। फिलहाल स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।